हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो 2020 का भी इंटरव्यू हुआ है जो साइंटिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें इंटरव्यू पैनल के अंदर क्या सिचुएशन रहता है, कितने लोग होते हैं, वो सब फैक्टर्स और जो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली, तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, एंट्री के टाइम पे ही आपको सीधा कोविड-19 के वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। सेंटर जो है वहाँ पे आपको पूरा एक किट दिया जाता है जिसमें फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर वो सब होते हैं। वो सब आप जब पहन लोगे उसके बाद आपको एक वेटिंग रूम में ले जाया जाता है। वहाँ वेटिंग रूम में आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके पास कोई कैटेगरी या फिर PWD का कोई सर्टिफिकेट है तो या EWS कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो सारे वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। एक बार अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आपको वहीं पे वेटिंग के लिए बोला जाता है और वहीं पे आपका बायोमेट्रिक भी साथ साथ किया जाता है कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। तो इंटरव्यू पैनल के अंदर जब मेरा टर्न आया था तो इंटरव्यू पैनल के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे 4 लोग थे। इस बार जनरली अभी 4 या 5 ही लोग रहते हैं, इस बार 4 थे। 4 में से एक जो सेंटर में बैठा हुआ था चेयरपर्सन इंटरव्यू पैनल का, वो या तो IAS ऑफिसर होता है या IPS ऑफिसर होता है। उसके अलावा 3 जो होते हैं वो इस बार जो 3 थे वो काफ़ी ओल्ड जो साइंटिस्ट थे, मीन्स रिटायर्ड, मोस्ट प्रोबेबली रिटायर्ड जो साइंटिस्ट थे वो लोग। तो सबसे पहले जो चेयरपर्सन है वो आपको इंट्रोडक्शन कराता है। आपके इंट्रोडक्शन में वो आपको आपसे दो तरह से इंट्रोड्यूस करा सकता है। या तो वो खुद आपका जो उनके पास जो डेक होगा या फिर कोई जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होगी उसके थ्रू वो खुद रीड करके आपके पर्सनैलिटी टेस्ट करेगा। मीन्स वो खुद रीड कर रहा होगा और आपको बीच में रिप्लाई करना होता है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ रहे हैं और जो चेयरपर्सन जो पढ़ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको बीच में परमिशन लेके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर ये वाला इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, या फिर इसमें अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो आप भी तब भी आप परमिशन लेके वहाँ पे कुछ एडिशन कर सकते हो। या फिर आपको वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मेरे केस में जो हुआ था वो उन्होंने खुद रीड कर रहे थे और वो खुद बता रहे थे कि आपने एजुकेशन यहाँ से किया है, उसके बाद आप यहाँ पे गए, आप करंटली ये कर रहे हैं, और वो सब वो कर रहे थे और सिर्फ मेरे को वेरीफाई करना था। मेरे को सेकंड स्टेज वाला केस नहीं था कि वहाँ पे आपको खुद से इंट्रोड्यूस करना है। तो बेटर ये है कि अगर आप खुद से इंट्रोडक्शन का अपना एक पूरा प्रिपेयर करके जाएं एटलीस्ट, कि आप विद इन 1.5 मिनट और 1 मिनट के अंदर अगर आप पूरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हो वहाँ पे अच्छे से, जिसमें आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिख जाए वहाँ पे। अगर आपके पास कोई एडिशनल अचीवमेंट है तो भी वो भी वहाँ पे शो हो जाए। उसके बाद इंटरव्यू पैनल में जो स्टार्ट हुआ था मेरा, तो जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो पर्टिकुलरली स्प्रिंटोनिक्स पे था। स्प्रिंटोनिक्स मीन्स कि जो लेटेस्ट अभी डिवाइसेज आ रहे हैं, डिवाइसेज जिस तरह से स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जा रहे हैं तो उनकी जो फास्टिंग है वो जो फील्ड डील करता है डिवाइसेज को फास्ट बनाना है वो स्प्रिंटोनिक्स है अभी जो करेंटली वर्क कर रहा है। और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग्स पे हम लोग काम करते हैं। तो स्प्रिंटोनिक्स का 3 मेन मोटिव है, या तो वो जो हमारी डिवाइस है उनकी स्पीड फास्ट करेंगे, या जो डिवाइस है उसमें मोर डाटा स्टोर करेंगे, डाटा की स्टोरेज बढ़ा देंगे कैपेसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग का है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट था MSc का वो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग का था। सो उनको पता था कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग पे है। सो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादातर क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग पे थे। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे ये मेंबर्स के द्वारा पूछे गए थे। उससे पहले जो IAS ऑफिसर के साथ जो मेरा इंटरेक्शन था अराउंड 8 to 10 मिनट का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 to 10 मिनट में उन्होंने क्या पूछा। तो पर्टिकुलरली जैसे मेरे पास इंस्पायर फेलोशिप था अंडर ग्रेजुएट में और मास्टर्स में भी। पहले वो लोग पूछते हैं, मतलब चेयरपर्सन ने पूछा था मेरे को कि इंस्पायर फेलोशिप क्या है। सो इंस्पायर का पूरा बताना था।
तो यहाँ से आप मेरा मेन मोटिव ये है कि आप के डेप्थ में आपने जो भी लिखा है, क्वेश्चन जो होंगे उसके आसपास ही पुटअप होंगे। तो आपको अपने बारे में एटलीस्ट सब कुछ पता होना चाहिए, और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास मैं बता रहा था कि मेरे पास अंडर ग्रेजुएट में और मास्टर्स में दोनों में मेरे को इंस्पायर फेलोशिप मिला था। तो पहला जो क्वेश्चन आया वो ये था कि इंस्पायर फेलोशिप क्या है। इंस्पायर फेलोशिप का पूरा बताने के बाद उन्होंने पूछा कि और क्या प्राइसेज है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइसेज है क्या है वो साइंस स्ट्रीम में अगर देखा जाए तो नोबल, फिर नोबल बताना पड़ा। सो नोबल पे जब बात आई तो नोबल जो पूछा गया था उसके बाद पूछा कि किसको नोबल मिला है। इंडिया से अगर बात करें हम पर्टिकुलरली, कोई एक नोबल लॉरिएट का नाम बता दो हमें। सो वहाँ पे फिर सी वी रमन सर का नाम मैंने बताया। सी वी रमन सर का नाम बताया तो वहाँ पे ये भी बताना होता है कि आप जो सी वी रमन सर को नोबल मिला था वो किस चीज़ के लिए नोबल मिला था। तो वहाँ पे बताया था कि रमन इफेक्ट के लिए सर को नोबल मिला। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे रमन इफेक्ट बोला है तो फिर आपको रमन इफेक्ट भी पता होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर रमन इफेक्ट का वापस पूछा गया था। उसके बाद नोबल प्राइसेस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ वहाँ पे कि किसको मिला है, लास्ट 10 ईयर में किसको मिला है, 20 ईयर में किसको मिला है, इम्पोर्टेंस क्या है नोबल प्राइज़ की, इस टाइप से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन हुआ था। उसके बाद आ गए थे वापस में जो मेरा प्रोजेक्ट है मास्टर्स का, उस पर पूछा गया था कि मास्टर्स के प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है। सो वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट का जो भी समरी है या जो अल्टीमेट एम था वो वहाँ पे बताया। उसके बाद वो जो था वो एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे सिंपल, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि आप मेरे पास अंडर ग्रेजुएट में भी एक डिजर्टेशन प्रोजेक्ट था। सो या फिर आपको डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेरे से इस तरह से पूछा गया था कि जो आपने चूज़ किया, आपने आपके मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया है वो आपको किसी ने सजेस्ट किया था या फिर आपका खुद का इंटरेस्ट था कि आप उस तरफ चले गए। मतलब आपने क्यों मैग्नेटिक चूज किया, मैग्नेटिज्म क्यों चूज किया, स्पिरिटोनिक्स फील्ड क्यों चूज किया। आपको किसी ने सजेस्ट किया, उसके बाद आपको लगा कि ये ठीक है, या फिर आप खुद से वहाँ पे गए। सो इसको आप ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। एक चीज़ क्लियरली मैं बता देता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो पूरा जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। वहाँ पे मेरे हिसाब से हिंदी अलाउड नहीं होता है। अगर आप पर स्पेशली अगर परमिशन लेते हो तो मे भी वो अलाउ कर दें, पर जो पूरा इंटरनल डिस्कशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है मेनली। तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए या फिर आपको चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसके बाद स्प्रिंटोनिक्स का हो गया, प्रोजेक्ट का डिस्कशन हो गया। तो ये आपको बताना था कि आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपने चूज़ किया या फिर किसी ने सजेस्ट किया है। तो एक सभी चीज़ कहते हैं, और मैं भी वही कहूँगा कि इंटरव्यू के पैनल के दौरान जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो आपका पता चल जाता है वहाँ पे कि वो लोग रीड कर लेते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे कभी भी झूठ ना बोले, जो भी है, जो भी फैक्ट है वो आप वहाँ पे बता दें कि या फिर अगर आपके बारे में कोई बिल्कुल ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाती है तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, पर वो भी एक सही आइडिया नहीं है कि आप अपनी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको छुपा रहे हैं। उसमें कोई इशू नहीं है, आप बता सकते हैं कोई भी अगर है तो। आगे से नहीं बताना, अगर वो लोग उनको पता है तो फिर एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है, पर खुद से नहीं बताना है। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस के लिए जो है वो चेयरपर्सन ने नेक्स्ट जो है वो एक जियो साइंटिस्ट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया था। सो मुझसे जो क्वेश्चंस आए, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आए, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैग्नेटिज्म में था। तो जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन जो थे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट है वो जियो साइंटिस्ट की है या फिर जियो फिजिसिस्ट की हम कह सकते हैं। सो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 99% चांस है कि क्वेश्चन जो होंगे वो जियो फिजिक्स से होंगे, 1% चांस है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिजिक्स के होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जियो फिजिक्स पढ़ोगे। अगर आपको फिजिक्स नहीं आता तो आप जियो फिजिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओ। तो फिजिक्स का जो फंडामेंटल्स जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए अगर जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर हो रहे हो।
जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशंस आपको वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और भी इस तरह के कुछ फंडामेंटल्स है। थर्मोडायनामिक्स के मैक्सवेल इक्वेशंस हो सकते हैं, केपलर्स लॉ हो सकता है, या क्लासिकल जो ऑर्बिटल से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो हो सकते हैं। तो फंडामेंटल्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे क्वांटम के कुछ फंडामेंटल्स हैं, सॉलिड स्टेट के कुछ फंडामेंटल्स हैं, तो वो सब तो आपको अच्छे से पता ही होना चाहिए। उसके बाद आपको जियो फिजिक्स स्टार्ट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होगा तो पूछे जियो फिजिक्स से जाएंगी, पर आपको अगर फिजिक्स की नॉलेज अच्छी खासी है तो आप उनको डिफेंड कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप दोनों स्ट्रीम से मिक्स होते हैं, मतलब कि आप दोनों स्ट्रीम के बेसिस पे उनको आंसर्स को रिप्लाई कर सकते हो। तो आपको फिजिक्स का फंडामेंटल काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जियो फिजिक्स का फंडामेंटल्स भी पढ़ना है, अगर आपको मतलब अच्छे मार्क्स लेके आने जियो साइंटिस्ट के इंटरव्यू के एग्ज़ाम में। एक चीज़ मैं वापस आपको बता देता हूँ, सिर्फ इंटरव्यू से यहाँ जियो साइंटिस्ट में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। इंटरव्यू का सिर्फ 200 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स के अलावा सारा प्रीलिम्स का और मेंस का भी मार्क्स जुड़ के फिर टोटल कट ऑफ बनता है। तो अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है, पर आप ट्राई करो कि उसमें बेस्ट करो। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस में इंटरव्यू तीनों को मिलके कट ऑफ आता है, तब जाकर डिसाइड होता है कि कौन सा कैंडिडेट है वो सिलेक्टेड हुआ है। तो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ वापस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो क्वेश्चन थे जो मैं याद अभी कर पा रहा हूँ कि ग्रेविटी, पहले तो पूछा गया था कि ग्रेविटी क्या है, तो आपको आप ग्रेविटी बताना है। ग्रेविटी का वेरिएशन क्या है, क्योंकि आप कैसे ग्रेविटी वेरी कर दी है हमारे अराउंड पोल से इक्वेटर पे कैसे वेरी कर रही है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है, पूछा गया था कि मतलब जैसे हम यूपीएससी के उस रूम में बैठे थे, सर ने पूछा था कि इस रूम में पर्टिकुलरली ग्रेविटी का वैल्यू इतना है, ये कैसे पता करोगे आप। सो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ग्रेविमीटर है, ग्रेविटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे आप दो तरीके से ग्रेविटी मेजर कर सकते हो, एक एब्सोल्यूट कर सकते हो, एक रिलेटिव कर सकते हो। सो मैंने वहाँ पे यही बताया कि सर अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो हम वहाँ पे कर पाएंगे, एब्सोल्यूट के थ्रू कर पा सकते हैं या रिलेटिव कर सकते हैं। बाकी ऑन एवरेज जो ग्रेविटी का वेरिएशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जनरली वेरी करता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 9.83 पोल्स टू इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मिनिमम होगा, पोल्स पे मैक्सिमम होगा, राइट। सो उसके बाद पूछा गया था कि दोनों में फ़र्क क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर कैसे करता है। तो उसके अंदर जो होता है ग्रेविमीटर के बेसिक फिजिक्स का फंडामेंटल यूज़ होता है, जो हम सिंपल पेंडुलम या जो कंपाउंड पेंडुलम पढ़ते हैं वही कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसको ऑक्सीलेशंस को स्टडी करते हैं। पर जो अभी लेटेस्ट के जो मॉडर्न ग्रेविमीटर्स है उनमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के नीचे एक मास अटैच कर दिया जाता है, उस स्प्रिंग को एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे माउंट कर दिया जाता है। तो जब भी आप उस ग्रेविमीटर को लेके आओगे इवेक्टेड सिस्टम के साथ जिसमें स्प्रिंग क्वार्ट्ज पे माउंटेड है, तो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब पहुंचोगे तो स्प्रिंग या तो कंप्रेस होगी या स्ट्रेच होगी रिलेटिवली, जहाँ पे आपने उसको कैलिब्रेट किया हुआ है उसके कंपेरिजन। जब आप एक पहुंचोगे किसी भी प्लेस पे मेजर करने के लिए रिलेटिविटी ग्रेविटी, सो वहाँ पे या तो वो स्ट्रेच होगी या कंप्रेस होगी, तो उसके बेसिस पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक वोल्टेज जनरेट होगा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे वहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज को आप एम्पलीफाई करके और उसको बाद में इंटरप्रेट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ ग्रेविटी से क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फिर मैग्नेटिज्म पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल्स, टाइप ऑफ मटेरियल्स कितने हैं, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कौन सा मटेरियल किस टाइप का है, लाइक डाया पैरा और फेरो में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, एंटी फेरो और फेरो में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग के लिए, जो जीएसआई पर्टिकुलरली जो यूज करता है। सो हमारे पास अभी
वैसे 4-5 है, पर जो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो या तो प्रोटॉन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, या फिर ओवरहोशर हो रहा है, या फिर फ्लक्स गेट, एंड उसके बाद हो रहा है सीजियम वेपर। जनरली जो यूज होते हैं वो 3 होते हैं, या तो प्रोटॉन प्रेसिजन होगा, या फ्लक्स गेट होगा, या फिर सीजियम वेपर मैग्नेटोमीटर यूज होगा। उसके बाद प्रोटॉन प्रेसिजन का पूरा वर्किंग वहाँ पे पूछा गया था, तो उनको वर्किंग डिस्क्राइब करना था कैसे वो फिजिकली वर्क करता है। उसके बाद वर्किंग अगर आपने बता दी, तो उसके बाद वो कौन सा फील्ड मेजर करता है, एक्चुअली टोटल फील्ड मेजर करता है, वर्टिकल फील्ड मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल फील्ड मेजर करता है, किस टाइप का फील्ड वो मेजर करता है। तो उसके बाद पूछा गया था कि अगर ठीक है कि ये जो भी फील्ड मेजर करता है, उसके अलावा अगर मेरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फील्ड मेजर करना है, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे। अगर एक चीज़ और है वहाँ पे, अगर आपको नहीं आता तो आप पोलाइटली मना कर सकते हो कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो भी आपका रीज़न है वो आप पोलाइटली वहाँ पे कर सकते हो, तो वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। ऐसा बहुत बार होता है इंटरव्यू में, मेरे साथ भी होता है कि वो लोग कहीं पे आपको ट्रैप करने का ट्राई करेंगे, ताकि वो उस चीज़ को लेकर डीप में जा सके जहाँ पे आपका वीकनेसेज है। तो वो आपकी वीकनेसेज में मैक्सिमम आप कहाँ तक जा पाते हो वो ट्राई करते हैं कि वो चेक करने का। सो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे ट्रैप हो सकते हो, या फिर आपको हाफ आंसर आता है, हाफ आंसर उसका नहीं आता है, तो उस केस में आपको बेटर ये है कि आप मना कर दें वहाँ पे कि सर अभी मेरे को ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मैं इसको बाद में देख लूँगा। तो वो क्या होगा कि वो उस केस में उस पूरे टॉपिक को छोड़ के एक डिफरेंट टॉपिक पे चले जाएंगे। वहाँ से आपको हेल्प ये होगी, जो आपकी वीकनेस है जो वो वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद वो आपकी स्ट्रेंथ की तरफ वापस दूसरे टॉपिक की तरफ वो कम्प्लीटली मूव कर जाएंगे। उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं और बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए, तो आप 3 जो साइंटिस्ट थे, दो के एक का पर्टिकुलर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से, तो दूसरा जो था वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पूछ रहे थे दूसरे सर ने, और तीसरे ने सर जो थे उन्होंने पूछा था कि हमारे पास जनरली मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं अर्थ। या फिर उससे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जियो फिजिसिस्ट है उसकी जॉब क्या है, मतलब उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है, मतलब उसको सेलेक्ट करने का जो एम है वो क्या है, क्यों हमें जियो फिजिसिस्ट चाहिए जीएसआई में। सो होपफुली आप सभी को क्लियर होगा कि जियो फिजिसिस्ट का जॉब क्या है। अगर नहीं है तो आप एक पर्टिकुलरली देख लें, या फिर जीएसआई की साइट विजिट कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्रीफली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जियोफिजिसिस्ट का जो जॉब होता है मेनली सब सरफेस करेक्टराइजेशन का होता है। सब सरफेस करेक्टराइजेशन करेगा वो, और उसके थ्रू फिजिकल पैरामीटर्स स्टडी करेगा। बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं। उन फिजिकल पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद, या फिर वहाँ से जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करने के बाद वो लैब में लेके आएगा, और लैब में उसको स्टडी करेगा। सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद वो इंटरप्रेट करेगा उन चीज़ों को, किसी के भी टर्म्स में इंटरप्रेट कर सकता है। लाइक अगर वो पर्टिकुलरली वहाँ पे मिनरल्स के लिए अगर सर्च कर रहे थे, तो मिनरल्स के लिए के टर्म्स में इंटरप्रेट करेगा। अगर ग्राउंड वाटर के लिए सर्च कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ग्राउंड वाटर के लिए करेगा। या फिर फंडामेंटल्स स्टडी के लिए अगर कर रहे हैं, तो फंडामेंटल स्टडीज़ के टर्म्स में, लाइक अगर सपोज करो कोई जियोफिजिसिस्ट है, वो सब सरफेस करेक्टराइजेशन कर रहा है, तो उसका जो काम है वो थर्मल ग्रेडियंट से रिलेटेड है, जियो थर्मल फ्लक्स से रिलेटेड है। उसको थर्मल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है इफेक्टिवली, ताकि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है उसमें जो एनर्जी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाए। तो वो फंडामेंटल स्टडी हो गई। तो उसके इसमें क्या होगा, वो थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करेगा, या जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसको मेजर करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ जॉब है। उसके अलावा वो फंडामेंटल से भी स्टडी कर सकता है, अर्थ के फंडामेंटल स्टडी कर सकता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का फंडामेंटल स्टडी कर सकता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल का फंडामेंटल से स्टडी कर सकता है, या उसकी हिस्ट्री भी स्टडी कर सकता है फिजिकल पैरामीटर्स के टर्म्स में, या रॉक्स में स्टडी कर सकता है। पर जो मेनली जो काम होता है वो सरफेस का होता है। बाकी सरफेस पे भी जैसे रॉक्स में मैग्नेटाइजेशन हो गया वो करते हैं, या फिर इन्वायरमेंट में जो आइनोस्फेरिक करंट हो गया वो सब स्टडी करते हैं। पर जो मेन काम होता है वो सब सरफेस करेक्टराइजेशन का होता है।
तो वैसे भी ये जो जॉब थी लास्ट ईयर वाली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में थी, तो जो मेजोरिटी जो काम होगा जियो साइंटिस्ट का वो होगा मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो इसलिए सब सरफेस करेक्टराइजेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि हम डेंसिटी मेजर कर सकते हैं सब सरफेस में और मैग्नेटाइजेशन मेजर कर सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक काउंटर क्वेश्चन आता है उनका, जो सर थे उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था कि एक बात बताओ मेरे को कि डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है सब कह रहे हैं कि डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन हम मेजर कर सकते हैं सरफेस में। तो सिर्फ हम दो ही चीज़ मेजर कर सकते हैं सब सरफेस में, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब सरफेस में मेजर कर सकते हैं? अगर हैं डिफरेंट चीज़ें तो फिर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो ये थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, पर ये एक तरह से ट्रैप वाला क्वेश्चन था अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि ट्रैप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पे कोई भी ऐसी करेक्टराइजेशन का नाम लिया जो आपको नहीं आता है, आपने उसको पढ़ा हुआ है कि ये करेक्टराइजेशन सब सरफेस में होती है, पर अगर उसको आपको डिटेल्स नहीं आता है तो बेटर है कि आप उसको वहाँ पे नाम ना लें। टोटल अराउंड 10 या 12 करेक्टराइजेशन हैं जो सब सरफेस स्टडीज़ करते हैं। पर अगर आपको जैसे एक पर्टिकुलर करेक्टराइजेशन का पूरा डिटेल में नहीं पता है या उसका फंडामेंटल भी नहीं पता है, तो बेटर ये है कि आप उसको वहाँ पे ना बताएं। जैसे तो इस क्वेश्चन को जो आंसर देना था कि वो ये था कि सर मैग्नेटाइजेशन और डेंसिटी के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे हम रेजिस्टिविटी मेजर कर सकते हैं, सेस्मिसिटी से सेस्मोमीटर से हम साउंड वेव भेज के वापस उसकी स्ट्रक्चर सब सरफेस में मेजर कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी से हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डिज पोटेंशियल से हम सब सरफेस करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। ईएम मेथड से हम सब सरफेस करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल से हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स थे, पर एडवाइस के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वापस की जो मेथड्स आपको नहीं पता है, जिसका डिटेल्स आपको नहीं पता है, वो आप नहीं बताएं। क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला होगा इस क्वेश्चन के बाद, वो क्वेश्चन होगा कि आप इस वाले मेथड्स में पर्टिकुलरली क्या करते हैं। जैसे मेरे को जो पूछा गया था कि सेस्मिसिटी का फंडामेंटल क्या है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं और उसकी डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ तक मेजर कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से मेथड हैं जो डीपेस्ट से लेके सरफेस तक आते हैं, उनका सिक्वेंशियल बताना था जितना आप बता सको। उसके बाद फंडामेंटल्स हो गए, तो उसके बाद कोर का स्टडी करना था। तो बोला गया था कि कोर का स्टडी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जो अल्टीमेट जो सजेशन है या फिर जो फाइनल सजेशन है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपके लिए जो देना चाहूँगा वो ये है कि आपका जो मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको एक डेफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो डेफ है वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप सिंगल चीज़ लिखोगे, मतलब जो सिंगल वर्ड भी अगर वहाँ पे आप लिख रहे हो, तो उसको काफ़ी केयरफुली आपको चूज करना है। अगर आप पहली चीज़ ये है कि आप अगर किसी अनवांटेड चीज़ लिख रहे हो वहाँ पे, कि मतलब ऐसे ही सिर्फ शो अप करने के लिए आप लिख रहे हो कि जैसे मेरी हॉबी, आप वहाँ पे 5-7 हॉबी लिख दिए। अगर आपके पास सच में कोई हॉबी है तो ही वहाँ पे हॉबी लिखें, नहीं लिखें। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप सिर्फ शो अप करने के लिए वहाँ पे डेफ एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हो, पर उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे वो आपको ट्रैप कर सकते हैं। अगर आपको सच में उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप बेटर है कि वहाँ पे ना लिखें। उसके बाद आपका जो भी है बैकग्राउंड है या फिर जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं, उस अचीवमेंट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अचीवमेंट्स के बारे में सब कुछ पता होने के बाद उसके जो आस पास की चीज़ें हैं, जैसे मेरा इंस्पायर था उसके, तो मेरे से पूछा गया था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी काफ़ी पूछा गया था। अब नोबेल जो प्राइज़ है वो जियोफिजिक्स में हालांकि नहीं मिलता है, पर फिजिक्स में मिलता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि कौन कौन से स्ट्रीम से मिलता है। मुझसे भी ये पूछा गया था कि कौन कौन से स्ट्रीम्स में नोबेल प्राइज़ मिलता है।
तो मेरे को 3 स्ट्रीम्स पता था कि फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है एंड पीस में मिलता है। तो मैंने वहाँ पे 3 बताया, और बाकी का अगर और 1-2 में मिलता होगा, पर मेरे को अभी उनका आइडिया नहीं है। बाकी 3 ये मेन स्ट्रीम्स है। दोबारा जस्ट रिकॉल करने के लिए कि मैं बता देता हूँ कि सारा इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश में होगा। तो जो भी आप जैसे भी आप प्रिपेयर करोगे, टूटी फूटी जितनी भी आती है, तो ट्राई करो कि आप उसको मेंटेन कर पाओ, और वहाँ पे ट्राई करो कि कोई भी इनफॉर्मल वर्ड एटलीस्ट ना आए। उसके अलावा करंट इवेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कोविड-19 पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो हालांकि नहीं पूछे गए, पर इससे रिलेटेड कुछ पूछे जा सकते थे। और उसके अलावा जो लेटेस्ट में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट का एक इशू आया था, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे। सो क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछे गए, पर 1-2 क्वेश्चन जो चेयरपर्सन है वो पुटअप कर सकता है इनिशियल स्टेज में। सो लास्ट जो फाइनल एडवाइस है वो आपको ये है कि आपका जो भी ब्रांच है, या फिर जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जो भी डेफ एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, डेफ में लिखा है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और डेफ में को प्रिपेयर करने के बाद आपका जो भी फंडामेंटल्स है फिजिक्स का, और फिजिक्स का तो आपको आना ही चाहिए। फिजिक्स का नहीं आएगा तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। फिजिक्स का फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है, तो उसके बाद में आपको जियो फिजिक्स का फंडामेंटल पढ़ना है। जियो फिजिक्स का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी ठीक ठीक आना चाहिए। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तो हो गई, तो उस टॉपिक्स का जियो जीएसआई में क्या यूज है, जियो साइंटिस्ट की जॉब में आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, तो उस टाइप की चीज़ें, या उस तरह से आपको सोच के खुद क्वेश्चंस पहले बनाने। जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको खुद सोच के क्वेश्चंस बनाने, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे लाइक मगअप वाली थिंग्स चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पे, कि आप पढ़ते गए बिना प्लान के। तो आपको पढ़ाई, मतलब मेरे हिसाब से बिना प्लान के तो नहीं करना चाहिए। तो आपको हर बार जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जीएसआई का, वो सिर्फ इतना ही था। बाकी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे को मिलती है इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा इसी चैनल पे, फिजिक्स एग्जाम पॉइंट पे। सो थैंक यू।